Hello everyone, welcome once again to Commerce Made Easier. In Business Studies, today we will discuss the business environment, chapter 3, and in that we will discuss the government policies on business and industry. In the previous lecture of Business Studies, we have already discussed about the meaning of business environment and its features and the dimensions of business environment. So social, political, legal, technological dimensions we have already discussed. Today we will discuss the how government policies affect the business and industry. So new economic policy was introduced in the year 1991 July as part of the economic reforms. तो 1991 में जो है आर्थिक नीति की घोषणा हुई थी, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हैं उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने घोषित किया था। और उसमें जो है गवर्नमेंट ने कुछ नए टाइप की जो चीज़ें हैं वो ऐड की थी हमारी पॉलिसी में, ताकि अर्थव्यवस्था को में सुधार हो सके। जो हमारी पहली अर्थव्यवस्था है आज़ादी के बाद वाली, उसमें जो है हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही थी उस समय में, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर था वो गरीब था, उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी नहीं थी, ज़्यादा डेवलप नहीं था। तो गवर्नमेंट जो है उसी का जो पब्लिक सेक्टर है उसी का जो मेजर रोल रहा है प्रोडक्शन में या इकोनॉमी में रहा है। और मेजर सेक्टर्स जो थे, हैवी इंडस्ट्रीज जो थी, वो सारी मेनली पब्लिक सेक्टर जो है था उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट था। साथ ही जो हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स थी, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि हमने इस तरह की जो अपनी पॉलिसीज़ थी हमारी, जो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत मुश्किल होती थी इंडिया में, जिसको कि आसानी से बहुत एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बनाया गया था, जिससे कि आसानी से कोई फॉरेन कंपनीज जो है हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट ना कर सकें। तो इसी चीज़ को जो है इम्प्रूव करने के लिए 1991 में जो गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंस की थी, उसमें जो है मेजर जो उसने चेंजेस किए थे, उनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे हैं प्रमोटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए उसने जो है बहुत कदम उठाए थे, बोर्ड्स जो है सेटअप किया गया था, जिससे कि फॉरेन इन्वेस्टर जो है आसानी से इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकें। देन लिबरलाइजेशन, जो मेन उसके पॉइंट्स रहे हैं, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। लिबरलाइजेशन मीन्स अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, इस तरह के अवसर जो है उपलब्ध कराना उनको, ताकि वो आसानी से हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कर सके। दैन डी लाइसेंसिंग मीन्स लाइसेंस जो होते थे पहले, बहुत सारे जो बिजनेसेस थे उसमें लाइसेंस को अनिवार्य किया गया था। तो नॉर्मली जो हर एक चीज़ के लिए उनको लाइसेंस लेने की आवश्यकता थी, तो अब जो है लाइसेंस को समाप्त कर दिया गया। कुछ मेजर बिजनेसेस ही हैं उनके लिए ही लाइसेंस को कंपलसरी किया गया, बाकी सब बिजनेस बिना लाइसेंस किए भी जो है अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सकते थे। देन रिडक्शन इन द टैक्स रेट्स, द गवर्नमेंट रिड्यूस द टैक्स रेट्स इन ऑर्डर टू गिव हेल्प और टू गिव रिलीफ टू द बिजनेसमैन्स। तो टैक्स रेट कम होने से उनकी कॉस्ट कम हो जाती है, जिससे कि आसानी से वो बिज़नेस को कर सकते हैं, कम कॉस्ट उनका कम हो जाता है। देन फ्रीडम इन द फिक्सिंग प्राइसेस। तो पहले क्या होता था, जो कुछ कमोडिटीज़ थी, जो हमारी जो नेसेसिटीज़ हैं ज़्यादातर, उनके रेट जो है वो गवर्नमेंट फिक्स करती थी। मैक्सिमम प्रोडक्ट्स के प्राइस गवर्नमेंट के द्वारा तय किए जाते थे, लेकिन इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है उनको फ्रीडम दी गई, बिजनेसेस को फ्रीडम दी गई कि वो अपने प्राइसेस खुद तय कर सकें, और डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग उनको जो है जो भी प्राइस उनको सही लगता है उसके अकॉर्डिंग वो उसको फिक्स कर सकते थे। देन सिंप्लीफाइंग द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्रोसीजर। तो पहले क्या था, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर वॉज वेरी कॉम्प्लेक्स। अगर इंडियन कंपनी को विदेशों में कोई एक्सपोर्ट करना है तो उसका बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस था, बहुत सारा पेपर वर्क था, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, जिसकी वजह से उसको डिस्करेजमेंट होता था कि इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट जो भी करना चाहता था वो इतना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, वो अपनी कंट्री में ही जो है बिजनेस करते थे, और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बहुत उसके मुकाबले कम होता था। देन एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो जो आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जो है डे बाय डे आती रहती हैं, तो उसकी वजह से जो है हमारे को भी अपने लिए ज़रूरी हो गया था कि हम अपने देश की टेक्नोलॉजी को भी इम्प्रूव करें। तो इम्प्रूव कब करेंगे, जब हम आसानी से विदेशों से वो टेक्नोलॉजी मंगा सकते हैं। सफिस्टिकेटेड मशीन्स हैं, जो हैवी मशीनरी है जो इंडिया में नहीं बनती है, तो उसको हम विदेशों से आसानी से मंगा सकते हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से उसके लिए लोन्स या अदर जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी उनको बिजनेसमैन्स को दी गई, जिससे कि वो आसानी से विदेशों से अपनी टेक्नोलॉजी मंगा सकें, प्रोडक्ट्स को मंगा सकें, या मशीनरी जो है, जो कैपिटल गुड्स जो हैं वो उनको इजीली इंपोर्ट कर सके। तो टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोडक्शन जो गुड्स हैं उनका आसानी से इंपोर्ट किया जा सके। तो लिबरलाइजेशन पॉलिसीज़ जो है, उदारीकरण, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी फ्रीडम जो है वो बिजनेसेस को और इंडस्ट्री को दी, जिससे कि वो आसानी से बिजनेस कर सकें और इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकें, और फॉरेन कंपनीज जो हैं वो इंडिया में आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकें, और जो इंडियन इकोनॉमी है जो वो एक्सेल कर सके। Then privatization मीन्स निजीकरण, दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर।
एंड इंक्रीज द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन द बिजनेस। तो पहले जैसा मैंने बताया था कि पहले क्या था, जो आज़ादी के बाद इंडियन कंपनी जो उसमें बिजनेस था, हैवी इंडस्ट्रीज खासकर, जब मेजर जो सेक्टर्स थे उसमें गवर्नमेंट का जो है मोनोपोली भी थी कई सेक्टर्स में, जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट ही जो है इन्वेस्ट कर सकती थी, गवर्नमेंट ही प्रोडक्शन कर सकती थी और उसमें प्राइवेट सेक्टर्स को परमिशन नहीं थी। तो जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं रेलवेज का हो गया, तो उसमें अब प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ कि कुछ सेक्टर्स जो हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स जैसे डिफेंस हो गया, रेलवे हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, मेजर सेक्टर्स को अपने हाथ में रख करके सिर्फ बाकी के सभी सेक्टर्स को प्राइवेटाइजेशन किया गया, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर जो है वो इसमें आकर के इन्वेस्ट करे और बिजनेस कर सके, और गवर्नमेंट जो है वो अपना मैक्सिमम टाइम जो है अपने देश को चलाने में यूज़ करे, ना कि बिजनेस करने में, क्योंकि उसको मेजर काम जो है देश चलाना है। तो बिजनेस करना जो है, प्राइवेट सेक्टर अब इतना सशक्त हो चुका है हमारे देश का कि वो अब आराम से बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकता है, एफिशिएंट मैनेजमेंट है उसके पास, हाई टेक्नोलॉजी है उसके पास और अच्छा मैनेजमेंट है, तो जिसकी वजह से अच्छे वेल ट्रेंड जो है एम्प्लॉयज़ हैं वो गवर्नमेंट के सेक्टर से, गवर्नमेंट कंपनी से इजीली compete कर सकते हैं, उनसे बेहतर उनका प्रदर्शन रहता है। तो इस वजह से वो प्राइवेट सेक्टर को जो है इम्पोर्टेंस दी गई और उनको भी मौका दिया गया कि वो पब्लिक सेक्टर, जो जहाँ पर पहले पब्लिक सेक्टर की सिर्फ बिजनेस करता था, अब जो है वो प्राइवेट सेक्टर्स को दिया गया। तो गवर्नमेंट ने अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो कम कर लिया, वहाँ से निकाल लिया है, ताकि प्राइवेट सेक्टर जो है वहाँ पर आ सके और अपना बिजनेस कर सके। देन फोर्थ पॉइंट इज ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। इट मीन्स इंटीग्रेटिंग और कनेक्टिंग द इंडियन इकोनॉमी, या कोई भी देश की जो इकोनॉमी होती है, विद अदर कंट्रीज इकोनॉमीज, तो दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था के साथ हमारे देश की अर्थव्यवस्था को जोड़ना, ये ग्लोबलाइजेशन होता है। तो किसी भी कोई भी होम कंट्री है वो दूसरे देशों की कंट्री की इकोनॉमी से कनेक्ट हो सकती है। इट फैसिलिटेट्स द फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्रॉस द वर्ल्ड। तो आजकल आपको पता है कि सिर्फ हम अपने देश में बिजनेस नहीं करते हैं, विदेशों में भी करते हैं, विदेशी कंपनियां हमारे देश में बिजनेस करती हैं। देयर शुड बी फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इसको फैसिलिटेट किया गया। तो इंटरनेशनल लेवल जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो आप पूरे देश के जो वर्ल्ड के बिजनेसेस हैं उनको रेगुलेट करती है, उनके लिए रूल रेगुलेशंस बनाती है। तो ये देखने के लिए कि कोई भी देश किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, पूरे इजीली जो है बिजनेस हो वर्ल्ड में, तो उस चीज़ को देखने के लिए। तो इंडियन इकोनॉमी जो पहले क्लोज टाइप थी, जो ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस के साथ ही दूसरों को अलाउ करती थी, तो उस वजह से कोई भी विदेशी कंपनियां देश में हमारे देश में इंटरेस्टेड नहीं थी आने के लिए, अब वो आसानी से आ सकती हैं। इससे इंटरनेशनल जो बिज़नेस है उसको बढ़ावा मिलता है। इसी तरह से हमारे देश के जो बिजनेसमैन हैं वो भी विदेशों में दूसरे कंट्रीज़ के साथ जो है आसानी से बिजनेस कर सकते हैं। तो इस चीज़ को देखा गया कि आसानी से हमारे देश के बिजनेसेस दूसरे देशों के साथ बिजनेस कर सकें। तो ये जो मेजर पॉइंट्स थे इकोनॉमिक पॉलिसी के, इसका बहुत इम्पैक्ट जो है हमारे बिजनेस के ऊपर पड़ा है लॉन्ग टर्म में, और आज भी जो है इसका इफेक्ट हम देख सकते हैं। तीनों का, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन, ये हमारे तीन मेन जो पॉइंट्स थे, उससे हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट आया है। बहुत सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो अट्रैक्ट कर पाई है हमारे देश की अर्थव्यवस्था, और प्राइवेट सेक्टर को भी बहुत बढ़ावा मिला है। प्राइवेट कंपनीज, छोटे बिजनेसमैन या बड़ी कंपनीज जो हैं वो अब उन सेक्टर्स में आकर के बिजनेस कर रही हैं जहाँ पर पहले गवर्नमेंट करती थी। तो इस तरीके से ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी है हमारे देश की, इससे हमारे बिजनेसेस पे ये इम्पैक्ट पड़े हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन द बिजनेस एंड इंडस्ट्री। क्या उसका प्रभाव क्या रहा। तो जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, टाइम टू टाइम जो वो डिसीजंस लेती है रिगार्डिंग द बिजनेस एंड इंडस्ट्री, व्हाट इम्पैक्ट इट गिव्स ऑन द बिजनेस एंड इंडस्ट्री। सो इंक्रीज इन द कंपटीशन, तो प्रतियोगिता में वृद्धि होती है। कैसे होती है कि जो हमारे लोकल बिजनेसमैन होते हैं, दे हैव टू कम्पीट विद द फॉरेन कंपनीज, because foreign companies products are of good quality, they produce goods at low cost and they produce different type of varieties. So local traders have to compete with them in all these aspects, and if they have to survive in the market, so this increases the competition. तो मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स आ जाते हैं, फॉरेन कंपनीज के भी होते हैं और इंडियन कंपनीज के भी होते हैं, तो दोनों का आपस में कंपटीशन होता है। अगर फॉरेन कंपनीज़ के साथ इंडिया को कम्पीट करना है, या इंडियन कंपनीज़ को या लोकल कंपनीज़ को कम्पीट करना है, तो उन्हें अपने जो नॉर्म्स हैं या अपने बिजनेस करने के स्टाइल्स हैं उनमें चेंजेस करने होंगे, अगर वो कंपटीशन में बने रहना चाहते हैं। तो जो कंपनीज़ इस चीज़ को फॉलो नहीं करती हैं तो वो कंपटीशन से बाहर हो जाती हैं और
अनसक्सेसफुल हो जाती हैं, वो बंद हो जाती हैं या उनको लॉसेस के सामने करना पड़ता है। तो जो बिज़नेस पॉलिसीज़ आई है जैसे कि ग्लोबलाइजेशन, तो इससे फॉरेन कंट्रीज़ की जो कंपनीज़ हैं वो भी अब मार्केट में आ गई हैं और उसके साथ जो है इंडियन कंपनीज़ का कंपटीशन बढ़ गया है। तो इससे प्रतियोगिता में वृद्धि होती है और एक हेल्दी कंपटीशन जो होता है वो इकोनॉमी में जो है वो एक पॉजिटिव मूवमेंट जो है वो लेकर के आता है। देन मोर डिमांडिंग कस्टमर्स में उनकी जो आजकल के कंज्यूमर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हैं, उनके पास बहुत सारी नॉलेज है बिज़नेस के बारे में या प्रोडक्ट्स के बारे में। अब हम उनको पहले की तरह उनको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता कि उन्हें कोई नॉलेज ही नहीं। आजकल तो सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, जिससे वो कंपेयर करके जो है प्रोडक्ट्स को फिर खरीदते हैं या बहुत सारी उनको जो मार्केट में क्या हो रहा है उसके वो वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं। तो उनकी जो डिमांड है बढ़ती हुई प्रोडक्ट्स को लेकर के या सर्विसेज को लेकर के, उसे पूरा करने के लिए जो है कंपनीज़ को या बिजनेसेस को अपने आप में चेंजेस करने पड़ते हैं। तो इससे कंज्यूमर्स बहुत डिमांडिंग हो गए हैं, उन्हें पता है कि मार्केट में कितने टाइप की कंपनीज़ हैं, किस किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, उनके क्या प्राइसेस हैं, उनकी क्या क्वालिटीज़ हैं। वो प्रॉपर कंपैरिजन करने के बाद ही प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो यदि बिजनेसमैन को अपना प्रोडक्ट कंज्यूमर को बेचना है, वो कंज्यूमर्स को अपने बनाए रखना चाहता है, तो उसे वो कंज्यूमर्स की सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना होगा, अदरवाइज ही विल लूज हिज कंज्यूमर्स। देन लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से जो है प्राइवेटाइजेशन अगर हम कहें तो उसके माध्यम से जो है उसने अपना मैक्सिमम जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो एक तरीके से पब्लिक सेक्टर से निकाल लिया है और प्राइवेट सेक्टर को वहाँ पर मोटिवेट किया है कि वो सेक्टर में आकर के बिजनेस करे। तो जो प्राइवेट सेक्टर जो कंपनीज़ हैं उनको जो है अपने सर्वाइवल के लिए अपने ऊपर निर्भर होना होगा, उनको अपने खुद के फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो जनरेट करने होंगे और अच्छे मैनेजमेंट के साथ बिजनेस को चलाना होगा, अदरवाइज दे विल फेल। और क्योंकि उनका कंपटीशन जो है वो प्राइवेट सेक्टर के साथ है, तो इस तरीके से बजटरी सपोर्ट जो है वो उनको कम कर दिया गया, जिससे कि गवर्नमेंट का एक तो फाइनेंशियल जो है उनको हेल्प मिलती है, अपने दूसरे कामों में अपने फाइनेंस को इन्वेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट। देश के जो उन्नति के कार्य हैं, जो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना है और भी कोई काम है उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो काम कर सकती है। और साथ ही जो अपने लोकल बिजनेसेस हैं, जो प्राइवेट सेक्टर के बिजनेसेस हैं, उनके साथ जो है उनकी परफॉर्मेंस करने का उनको मौका मिला है, जिससे कि वो अपना बेटर करके दिखा सकते हैं। देन टू कोप अप विद द रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी, तेज़ी से बदलती हुई टेक्नोलॉजी है, बिकॉज बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ डायनामिक एनवायरनमेंट एंड एवरी डायमेंशन ऑफ एनवायरनमेंट चेंजेस रैपिडली। तो हर एनवायरनमेंट और ख़ासकर जो टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं तो ये बहुत जल्दी चेंज होती है। किसी भी चीज़ की आप प्रोडक्ट की आप बात कर लीजिए, जो प्रोडक्ट आपने साल 2 साल पहले देखा होगा या 5-6 साल पहले देखा होगा, आज वो मार्केट में नहीं है या वो मॉडिफाइड फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। रोज़ नए नए टाइप की टेक्नोलॉजीज मार्केट में आती हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर आप प्रोडक्ट को चेंजेस नहीं करेंगे चेंजिंग टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, तब आपका बिजनेस जो है फेल हो जाएगा। तो इसलिए आपको भी जो नई टेक्नोलॉजी है, जो फॉरेन कंपनीज अपने साथ लेकर के आती हैं या वर्ल्ड में जो टेक्नोलॉजीज चल रही हैं, उनके हिसाब से यदि हम अपने बिजनेस में या अपने प्रोडक्ट को चेंज नहीं करते हैं, या प्रोडक्शन का मेथड हो गया या पैकेजिंग की टेक्नोलॉजी भी, कोई भी टेक्नोलॉजी हो जाती है, अगर हम उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो हमारा बिजनेस फेलियर श्योर है। सो वी हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू द रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी। देन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अब जो ये टेक्नोलॉजी नई नई आती है या कोई नए मेथड्स आते हैं या काम करने के नए तरीके हैं, उनको सिखाने के लिए जो है हमें अपने मैन पावर को स्ट्रॉन्ग करना होगा, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग और उनका डेवलपमेंट करके, क्योंकि मैन पावर जो होते हैं हमारे मेन रिसोर्सेज होते हैं, दे आर द वंस हु कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फाइनल प्रोडक्ट्स। तो वो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। तो हमारे जो ह्यूमन फैक्टर है, इट इज़ गिवन इम्पोर्टेंस in the today's world, so they should be properly trained in order to use the raw material or technology properly. Then connectivity of Indian economy with other countries economy, तो भारतीय अर्थव्यवस्था का अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ाव। तो ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन इंडियन इकोनॉमी इज कनेक्टेड टू द अदर कंट्रीज इकोनॉमीज ऑल्सो। तो इसकी वजह से इंडियन बिजनेसेस को, जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस है, उसको यहाँ पर उसको सक्सेस नहीं मिल रही है या उसका प्रोडक्शन ज़्यादा है और यहाँ पे कंजम्पशन कम है, तो वो उस एक्स्ट्रा मटेरियल जो है, उसका एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स जो है, वो उनको दूसरे देशों में निर्यात कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से
अगर हम वहाँ से कोई फॉरेन कंट्रीज से कोई प्रोडक्ट्स मंगाना चाहते हैं, रॉ मटेरियल मंगाना चाहते हैं, कुछ और चीज़ें मंगाना चाहते हैं, इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो इसको हम आसानी से कर सकते हैं ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। तो ये सारे इफ़ेक्ट्स जो हैं, कुछ इफ़ेक्ट्स जो होते हैं बिज़नेस पे पॉजिटिव पड़ते हैं, कुछ इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो नेगेटिव भी पड़ सकते हैं। तो इन जो गवर्नमेंट का इफ़ेक्ट जो होता है वो बिज़नेस और इंडस्ट्री पे बहुत असर पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है वही डिसाइड करती है क्या करना है, कैसे करना है। और आज के अगर हम लेटेस्ट उसमें देखें तो आप देख सकते हैं कि मेक इन इंडिया मूवमेंट जो चला हुआ है, स्टार्टअप्स जिसमें नई नई कंपनीज़ को बढ़ावा दिया जाता है, तो ये सारे इफ़ेक्ट जो होते हैं वो बिज़नेस के ऊपर लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट डालते हैं। और गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी देश की इंडस्ट्री को इम्प्रूव करने के लिए। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, and I hope you would have liked this lecture very much, and kindly like, share and subscribe this channel. Thank you.